अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, अब एक्यूट किडनी इंजरी बेसिकली ना हमारे पास ये इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ सडन एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास एक्यूट मतलब कि एक्यूट ऑनसेट है, सडन ऑनसेट है। किडनी इंजरी मतलब कि किडनी के फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास लॉस हो गए हैं। ठीक है, और एक्यूट जो होता है वो ऑब्वियसली आपका रिवर्सिबल लॉस होता है। ठीक है, जबकि क्रोनिक जो होता है वो फिर वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किडनी का क्या काम होता है। एक तो इसका यूरिन बनाना काम होता है, तो यूरिन नहीं बनेगी तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा। इसके अलावा किडनी का काम था कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना। ठीक है, मतलब कि यूरिन बनाना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना। नाइट्रोजीनियस वेस्ट किन तरीक़ों से निकलता है? हमारे पास एब्जॉर्प्शंस होती हैं, हमारे पास री एब्जॉर्प्शंस होती हैं, हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं। जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो नहीं चाहिए होती हैं वो सिक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, फ़िल्टर हो जाती हैं, ये सारा कुछ फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिन भी नहीं बन रही होती और नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो भी हमारे पास यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना, इसके हमारे पास तीन जो है वो कॉजेज़ हो सकती हैं: प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। ठीक है, देखो प्री रीनल बेसिकली ना हमारे पास किडनी से पहले पहले जितना भी पोर्शन आ जाता है ना, तो दैट्स द प्री रीनल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास किडनी से ऊपर क्या होता है। किडनी से ऊपर हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, या तो सबसे पहले तो हमारे पास रीनल किडनी के साथ आर्टरी अटैच है, रीनल आर्टरी, तो वो भी प्री रीनल में आती है। ठीक है, उसके ऊपर जितना भी पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, अब प्री रीनल में हमारे पास लोकल कॉज हो सकती है जिसमें वॉस्कुलाइटिस आता है। ठीक है, अब रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है। ठीक है, अब स्टेनोसिस हो गई तो ऑब्वियसली किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो किडनी जो है वो ऑब्वियसली नेक्रोस होना शुरू हो जाएगी, मरना शुरू कर देगी, सेल जो है वो डाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सिस्टेमिक कॉजेज़ होती हैं। सिस्टेमिक कॉजेज़ में जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन में बंदा चला गया, किस तरह चला गया है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या वॉमिटिंग कर रहा है या डायरिया में चला गया, तो उसकी वजह से पानी लॉस हो गया। जब पानी लॉस होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, अल्टीमेटली किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, उसको परफ्यूजन नहीं होंगी तो किडनी इंजरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड कॉज हो सकती है कि आपका ब्लड लॉस हो गया, कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कार्डिक फेलियर, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, या हमारे पास सेप्सिस है, सेप्सिस में भी हमारे पास कोगुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास किडनी को परफ्यूजन्स नहीं जाएंगी, अल्टीमेटली किडनी जो है वो डाई आउट कर सकती है, उसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रीनल कॉजेज़ होती हैं। रीनल कॉजेज़ में हमारे पास बेसिकली चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, चार टाइप्स में हमारे पास दो ये होती हैं जब किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा, मतलब इस्कीमिया है। ठीक है, अब इस्कीमिया की वजह से क्या होता है? एक तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और एक जो है इंटस्टिशियल जो है वो नेफ्राइटिस होना शुरू हो जाता है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, अब ट्यूबुलर नेक्रोसिस किसकी वजह से हो सकता है? डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस जो होता है वो हमारे पास ड्रग्स में जो लोग जो है वो पीपीआईज ले रहे होते हैं, एनएसिड्स ले रहे होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इन्फेक्शन की वजह से आपका इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, और एंड में हमारे पास जो है वो स्मॉल सेल वॉस्कुलाइटिस और लार्ज सेल वॉस्कुलाइटिस हो जाता है। ठीक है, और लार्ज सेल मैंने लिखा नहीं है लेकिन लार्ज वेसल्स। ठीक है, वॉस्कुलाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास रीनल कॉजेज हो गई। अब आते हैं पोस्ट रीनल पे। पोस्ट रीनल, रीनल किडनी से नीचे जितने पोर्शंस हैं, या तो आपका यूरेटर है वो उसमें स्टोन बन गया, फंस गया, रास्ता बंद हो गया, तो ऑब्वियसली किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, पीछे पानी जाएगा, पीछे आपका जो यूरिन बनी वो पीछे की तरफ जाएगी, आपकी किडनी को ख़राब करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके अलावा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास सर्वाइकल कैंसर हो सकते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, मियोडल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किडनी को डैमेज करा सकती हैं एक्यूटली। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले प्री रीनल करते हैं, फिर रीनल और फिर पोस्ट रीनल। ठीक है, प्री रीनल में क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? देखो, किडनी में आपका पानी या ब्लड जा ही नहीं रहा।
ठीक है। ब्लड मेनली बेसिकली उसका ब्लड जब जाता है तो फिल्टर होके फिर उससे यूरिन बनती है ना। तो ऑब्वियसली अगर परफ्यूजन प्रॉपर नहीं है, इस्कीमिया वगैरह, ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास प्रॉपर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीशन के साइंस, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट जो होगा उसका हार्ट रेट टैकीकार्डिया होगा, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉरी उसको टैकीकार्डिया होगा, उसका हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप कर रहा होगा ताकि वो कोशिश कर रहा होगा कि जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचाए ना, ठीक है। ब्लड प्रेशर है ही नहीं, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसके अलावा ओलिगोयूरिया, यूरिन कम होगी, स्किन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी ड्राई हो जाएंगे, टिश्यू जो होगा वो सख्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बॉडी में क्या होगा ना कि जो थोड़ा बहुत जो वो होगा ना पानी वगैरह, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे पास ऐसे पूलिंग होना शुरू हो जाए, तो जिसकी वजह से वेट गेन और एडेमा वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट मेंटल कन्फ्यूजन, कन्वर्जेंस वगैरह होगी, क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास रीनल कॉजेज़ होती हैं, तो रीनल कॉजेज़ में हमारे पास नेफ्रोटिक की अपनी कॉजेज़ होती हैं, ठीक है, जो हम लोग कर चुके हैं, और नेफ्रेटिक की अपनी होती हैं। और फिर पोस्ट रीनल में हमारे पास ऑब्वियसली कोलिकी पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी किडनी जो होंगी पैल्पेबल होंगी, सही है। इसके अलावा हेमाचूरियाज, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे ना। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आप कर लोगे ब्लड काउंट, कंप्लीट काउंट, ठीक है। अब कंप्लीट काउंट ऐसे नहीं है कि आपने पेपर में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में लिखना है कंप्लीट ब्लड काउंट कर लेना है, ठीक है। मतलब उसमें आपने देखना क्या है ये भी तो आप बताओगे ना, ठीक है। कंप्लीट काउंट करोगे, उसमें आप देखोगे हीमोग्लोबिन का लेवल, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे पास कम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ब्लड लॉस हो गया या डिहाइड्रेशन हो गई, वट एवर, परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही, तो कोई कॉज ही थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि ब्लड लॉस, ट्रॉमा, वट एवर, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आपका ल्यूकोसाइट का लेवल ज़्यादा होगा। इसके अलावा ब्लड लॉस हुआ है तो आपके जो प्लेटलेट वो होते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का लेवल देखोगे, ऑस्मोलैरिटी देखोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो होगा वो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वो साफ़ ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। साफ़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, हमारे पास पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और जो है वो हमारे पास ज़्यादा होंगे, मैग्नीशियम का लेवल जितने भी फिल्टर होने थे वो नहीं हो पा रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस में हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें हमारे पास जो है वो प्री रीनल में हमारे पास सोडियम जो है वो प्री रीनल में सोडियम जो है वो हमारे पास 20 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर से जो है वो कम होगा, ठीक है, कम होगा। और जो रीनल है उसमें हमारे पास जो है वो 40 मिली इक्वलेंस, यहाँ पे 40 है, ठीक है, ये 20 नहीं है, 40 है, ठीक है। मैं भी आपको टेबल से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एड में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप लोग कर लेना, ठीक है। सही है, बस ये वाली बात हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद यूरिन एनालिसिस में आपने क्या करना है, ये सोडियम का लेवल देख लेना है आपने, जो है वो प्रोटीन्स का लेवल देख लेना आपने, ब्लड आ रहा है कि नहीं वो देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो है वो यूरिन की माइक्रोस्कोपी करनी है, उसमें भी आप ब्लड सेल्स और पस सेल्स वगैरह देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप ब्लड कल्चर करोगे, यूरिन कल्चर करोगे, फिर चेस्ट एक्सरेस करोगे पल्मोनरी एडेमा को देखने के लिए, एबीजीज करोगे, कोई एसिडोसिस अल्कलोसिस वगैरह तो नहीं, ऑब्वियसली एसिडोसिस होगी पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा आप एब्डोमेन का KUB करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे KUB, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आप वो करोगे इंट्रावीनस पाइलोग्राम यूज़ करोगे, ठीक है, जो हम लोग प्री रीनल और रीनल के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैच्योर सिस्टोयूरेथ्रोग्राम यूज़ करते हैं, ECG करते हैं, सीरोलॉजी करते हैं हेपेटाइटिस BC और TB वगैरह के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद रीनल स्कैन्स करते हैं, बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोग बस ये एक बार देख लेना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस इजीली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको जो वैल्यूज़ बता रहा था ना, देखो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज जो है ना, आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत पता हो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। कुछ याद कर सकते हैं तो आप लोग कर लें पहले इनको, ठीक है। देखो प्री रीनल है, पोस्ट रीनल है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे, ठीक है। अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी प्री रीनल में यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसी होगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यूरिन से जो है हमारे पास वो फ्लूइड जो है वो, अच्छा,
ऑस्मोलैरिटी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि किडनी में तो कोई मसला ही नहीं था, किडनी तो अपनी ठीक थी, प्री रीनल कॉज थी ना, तो किडनी में जब आएगा सब कुछ गंद बला तो वो तो ईजिली आ जाएगी, ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी ठीक होगी, मतलब 500 से ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर जो रीनल है उसमें हमारे पास 350 से कम होगी, ठीक है, और पोस्ट रीनल में हमारे पास जो है वो 300 से 350 से इसमें भी कम होगी, ठीक है। फिर इसके बाद यूरिन में सोडियम का लेवल देखेंगे ना, तो प्री रीनल में जो है आपके सोडियम का लेवल 20 मिली इक्वलेंट पर लीटर से जो है वो कम होगा, ठीक है, और रीनल में आपका 40 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा होगा, और पोस्ट रीनल में भी 40 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, सही है। यूरिन में सोडियम का लेवल, ठीक है, क्योंकि यूरिन जो है वो हमारे पास क्योंकि यूरिन जो है हमारे पास ऑब्वियसली हमें सोडियम की एब्जॉर्प्शन करनी थी, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप करोगे फ्रैक्शन ऑफ एक्सचेंज सोडियम, मतलब कितना सोडियम आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास लेस देन 1% जो है वो एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास मोर देन 2% और इसमें हमारे पास लेस देन 1% एंड मोर देन 2% जो है वो हमारे पास एक्सचेंज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग करते हैं ये बिलिरुबिन यूरिया और नाइट्रोजन बाइक्रेट रेशियो जो है ना, ठीक है, सीरम में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्री रीनल है उसमें हमारे पास जो सीरम का रेशो होगा ना वो आएगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सीरम में हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है, और क्रेटिनिन जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि क्रेट जो है वो तो किडनी में मसला तो नहीं था, किडनी तो काम कर रही थी। अब इसमें क्या होगा ना कि हमारे पास ये कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ये क्रेटिनिन का लेवल सीरम में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और इसमें भी हमारे पास इसी तरह होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे ना। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ना, देखो सबसे पहले पेशेंट ओलिगोयूरिया में होगा ना, ओलिगोयूरिया में होगा, ठीक है, उसकी यूरिन डिहाइड्रेशन है, वट एवर द कॉजेज़, ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हीमोडायनेमिक स्टेटस को देखना है। अगर उसका उसकी ब्लड का वॉल्यूम कम है, ठीक है, उसको जो है वो कम है या ज़्यादा है, वट एवर द प्रॉब्लम इसको उसको आपने स्टेबलाइज़ कराना है, ठीक है। देखो अगर वॉल्यूम कम है पेशेंट का उसको आपने आईवी फ्लूइड्स दे देने हैं। उसमें आप क्या करते हो, लेक्टेट दे देते हो, जिसको हम लोग जो है वो हार्ट्समैन सॉल्यूशंस भी कहते हैं, और आइसोटोनिक 0.9% सेलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास हाइपरवोलीमिया है तो आप डायोरेटिक्स दे दो। इसके अलावा हम आइनोट्रोपिक एजेंट्स भी देते हैं जो आपकी हार्ट की कंट्रक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा करा देते हैं ना, डोपामीन, डोप्यूटामीन, इसके अलावा एस्टाइलकोलिन और एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास हाइपरकेलीमिया है ना, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि पोटेशियम तो हम लोगों ने एक्सक्रीट आउट करवाना था, एक्सचेंज होती है उसकी, और सोडियम अंदर आता है, ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा हो जाएगा? 6.5 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने ठीक करने के लिए क्या करना है एक्यूट किडनी इंजरी में? देखो सबसे पहले हम लोगों ने जो है ऐसा करना है ना कि हम लोगों ने कार्डियक मायोसाइट्स, ऑब्वियसली पोटेशियम तो ज़्यादा हो रहा है और हार्ट को ख़राब करेगा, हार्ट की कंडक्टिविटी जो है उसकी वजह से मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, एरिथमियाज हो सकते हैं ना, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे ताकि आपका हार्ट ज़रा स्टेबलाइज कर जाए ना। फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो ट्रांसपोर्ट होती है ना पोटेशियम की, ठीक है, फ्रॉम ब्लड टू सेल ना, ब्लड से लेकर सेल तक, तो वो हम ज़्यादा करवा देंगे। वो हम कैसे ज़्यादा कराएंगे? हम देंगे ग्लूकोज प्लस इंसुलिन प्लस बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, ये हम दे देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो पोटेशियम बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हो रहा था ना एसिडिटी की वजह से, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया था, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया था ना, तो उसको भी आपने ठीक करना है। तो उसके लिए आप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे ताकि हमारा जो है थोड़ी एसिडिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, पेशेंट को, तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या करोगे? उसको आप पेशेंट में डायूरेटिक्स दोगे, ऑब्वियसली फ्लूइड ज़्यादा है, एक डायूरेटिक्स दे दोगे, डायलिसिस करवा लोगे, ठीक है। और इसके अलावा कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, और इसके अलावा इंट्रावीनस पर क्यूटीनियस इसकी एब्रिवेशन मुझे याद नहीं है लेकिन आप लोग खुद ही देख लो, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग खुद देख लेना, IPPV है आई गेस,
ये फिर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो हाइपोनेट्रीमिया है ना, तो हाइपोनेट्रीमिया ज़रूरी नहीं है कि हाइपोनेट्रीमिया हो ना, तो उसको हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया तो आप लोगों ने हाइपोटोनिक सेलाइन दे देना है पेशेंट को, ठीक है, और आप लोगों ने उस सोडियम को लेवल को प्रॉपर मॉनिटर करना है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप सोडियम को बराबर करते करते कुछ और ही ज़्यादा कर दो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास, अच्छा आगे हम आते हैं, ठीक है। अब डाइटरी मेजर्स आ जाते हैं। डाइटरी मेजर्स में आपने क्या करना है, आपने पोटेशियम और फॉस्फेट फ्री डाइट देनी है, ठीक है, और सोडियम डाइट में इंक्लूड करवाना है, और प्रोटीन भी आपने कम करवाना है, क्योंकि आप इसकी वजह से आपका यूरिया का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। इन्फेक्शन अगर होगी तो ऑब्वियसली आप स्क्रीनिंग करवाओगे, एंटीबायोटिक्स होगी, मेडिकेशंस, नेफ्रोटॉक्सिक जो ड्रग्स होती हैं ना आपकी, PPIs, NSAIDs, AC इनहिबिटर्स वगैरह नहीं दोगे, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशंस अगर हो गई, जैसे कि आपके नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स में डिफरेंट IgA नेफ्रोपैथी और डिजीज़ होती हैं जिसमें आपकी एंटीबॉडीज़ बनती है ना, तो उसके अगेंस्ट आप इम्यून सिस्टम को सप्रेशन करवाओगे, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट ड्रग्स हो गए। इसके अलावा आप रीनल ऑब्स्ट्रक्शंस अगर हुई हुई है ना, मतलब अगर पोस्ट रीनल है या रीनल वटेवर, ठीक है, तो उसको आप रिमूव करोगे, स्टोन है उसको रिमूव करो, BPH उसको ठीक करो, कोई कैंसर है उसको हटाओ, ठीक है, और एंड में आप रिप्लेसमेंट कराते हो, ठीक है। रिप्लेसमेंट कराते हो, किडनी ट्रांसप्लांट करवा देते हो, अगर कोई और वो मसला है डायलिसिस वगैरह करवा देते हो, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने जो है ना पेशेंट को आपने हीमोडायनेमिकली स्टेबल करवाना है। हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया जो भी है ना उसको आपने ठीक करवाना है। वॉल्यूम कम है तो उसको आप वॉल्यूम दे दोगे, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको डायरेटिक्स दे दोगे। हाइपरकेलीमिया है, सबसे पहले आपने मायोसाइट को स्टेबलाइज़ करवाना है, फिर उसके बाद आपने जो पोटेशियम है उसको ब्लड से सेल की तरफ मूव करवाना है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, पल्मोनरी एडेमा के लिए हमने डायरेटिक्स और डायलिसिस की है, ठीक है। फिर हाइपोनेट्रीमिया के लिए आप सोडियम दे दोगे, ठीक है, सही है। फिर डाइटरी मेजर्स हैं, इन्फेक्शन है, मेडिकेशन है, इम्यूनोसप्रेशंस हैं, रीनल ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना है और रिप्लेसमेंट है, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दी एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट वीडियो वे गोना प्रोसीड फर्दर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।